नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम T20 चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज इस चैनल पर आप सभी के लिए हिंदी की क्लास स्टार्ट की जा रही है। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो यूपी पुलिस जैसे एग्ज़ाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई या फिर इसके साथ टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। उसके साथ साथ यूपी पीसीएस और आरओ जैसे एग्ज़ाम में भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिन भी एग्ज़ाम्स में हिंदी आती है, उन सभी के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला है, वो लोग भी इस चैनल की हेल्प से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी की क्लास आप सभी के लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। आज जो हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं वो पहला चैप्टर है वर्णमाला। पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, वर्णमाला से। तो चलिए बिना देर किए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्णमाला क्या है। वर्णमाला वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। आप सभी लोग साथ में नोट्स बनाइए और शॉर्ट नोट्स अपने जो प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पे आप अपनी डेफिनेशन लिखते चलिए। तो आपको लिखना है वर्णमाला की डेफिनेशन। सबसे पहले तो आप लिखेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण क्या है जिनका व्यवस्थित समूह हमने बनाया है, तो वर्ण की नीचे डेफिनेशन लिखिए। भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे कि हम आ लिखते हैं या फिर क लिखते हैं, ये क्या है, वर्ण है। और इन्हीं को जब व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी और लिखित इकाई है। क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर बात की जाए, मौखिक जो इकाई है वो तो ध्वनि है, किंतु लिखित इकाई की जब बात की जाएगी तब हम क्या कहेंगे, वर्ण। तो वर्ण की डिफिनेशन आप सभी लोग लिखिए। सबसे पहले वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। हमने वर्ण और क्या हुआ है, वर्णमाला को समझा है। अब आगे हम इस तालिका को अगर देखते हैं तो इसमें सबसे पहले देखिए, इस तालिका को दो भाग में विभाजित किया गया है। अर्थात वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पहला है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। सबसे पहले वर्णों की संख्या कितनी होती है, इस संख्या को समझने के लिए हमें वर्ण में स्वर और व्यंजन को समझना बहुत ज़रूरी है। स्वर को हमने देखा है दो भाग में किया हुआ है, पहला है ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर बोलते हैं इनको, और दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर। किंतु वास्तव में स्वर क्या होते हैं, उनको समझने के लिए डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री। आ से लेकर के जो हम अहा तक बोलते हैं ये सब क्या है, ये स्वर हैं। और स्वर के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हमने लिखे हैं, ह्रस्व और दीर्घ। मतलब जो छोटे हैं, जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, उनको हम ह्रस्व या फिर लघु स्वर बोलते हैं। जिनके उच्चारण में हमें थोड़ा सा समय लगता है उनको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। अब ये जो ह्रस्व स्वर हैं इनमें कौन कौन से आते हैं, ये चार हैं। संख्या में कितने हैं, चार हैं। कौन कौन से, अ, ई, उ, री। ये झटके से बोले जाते हैं और बहुत ही कम समय में बोले जाते हैं। ह्रस्व स्वर चार हैं, अ, ई, उ, री। लेकिन दीर्घ स्वर की बात की जाए तो इनके उच्चारण में थोड़ा सा समय लगता है। कौन कौन से हैं ये, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये कितने हैं संख्या में, सात हैं। तो सात और चार, इनको जब हम ऐड करेंगे तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, है ना। किंतु इनके साथ जब हम आयोगवाह ध्वनि भी जोड़ देते हैं, आयोगवाह मतलब अंग और आह, इसको भी जोड़ देते हैं, तब इनकी संख्या कितनी हो जाती है, तब हो जाते हैं ये 13। एक्चुअल में स्वर की संख्या अगर हमसे पूछी जाती है तो 11, लेकिन आयोग व ध्वनि जब जोड़ देते हैं अंग और आह को, अनुस्वार और विसर्ग को, तब इनकी संख्या हो जाएगी 13। तो हमने स्वर को समझा है। स्वर क्या होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वर भी दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है उनको ह्रस्व या लघु स्वर बोलते हैं। और ये कितने हैं, चार हैं संख्या में, अ, ई,
ऊ और री। दीर्घ स्वर क्या है? जिनके उच्चारण में थोड़ा सा समय लगता है, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। ये सब क्या है? दीर्घ स्वर हैं और ये संख्या में 7 हैं। तो स्वरों की संख्या हमने देख ली है। अब जो दूसरा प्रकार है वर्ण का, उसमें हम देखते हैं वर्णमाला में ये व्यंजन होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जो स्वरों की सहायता से वर्ण का निर्माण करे वो क्या है? व्यंजन। स्वर को अच बोलते हैं, व्यंजन को हल बोलते हैं। तो व्यंजन कितने प्रकार के हैं? व्यंजन की भी ये तालिका देख लेते हैं, इनका क्लासिफिकेशन। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होते? का वर्ग से लेकर के जो भी पा वर्ग तक आते हैं और उनके साथ ढा और ढा, जो ये उच्छिप्त व्यंजन है, उनको भी जोड़ देते हैं तो कितने हो जाते हैं? 27। आप का से लेकर के पा वर्ग तक जितने भी व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श का मतलब वो हमारे मुख में किसी न किसी भाग को क्या करते हैं? स्पर्श कर रहे होते हैं, इसलिए उनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं संख्या में, किंतु इनके साथ जब दो उच्छिप्त व्यंजन भी हम जोड़ देते हैं, ढा और ढा को, तो कितने हो जाते हैं? ये हो जाएंगे 27। ठीक है। प्लस इनके साथ है अंतःस्थ व्यंजन। ये कितने होते हैं? ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से? पा वर्ग के बाद जो भी आते हैं ये 4 वर्ण, य, र, ल, व, ये क्या होते हैं? ये अंतःस्थ व्यंजन। उसमें क्या होते हैं? जो ये स वाले कैटेगरी है, श, स, सा और हा, ये क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है। आगे कौन से हैं? आगत व्यंजन है। ये विदेशी शब्द वर्ण होते हैं, जैसे कि ज और फ, ये विदेशी हैं। इनके साथ साथ कुछ संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4। इन सभी का योग करके टोटल व्यंजन कितने हो जाते हैं? 41। कितने होंगे? 41। तो व्यंजन की संख्या कितनी है? 41 है। कौन कौन से व्यंजन आते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। हमसे पूछा जा सकता है स्पर्श व्यंजन की संख्या बताइए, तो कितनी होगी? स्पर्श व्यंजन 27 होंगे। अंतःस्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्म 4 होते हैं। आगत शब्द जो हैं वो 2 हैं और संयुक्त वर्ण जो है, सॉरी शब्द नहीं, यहाँ पे वर्ण हम लोग यूज़ करेंगे, जो संयुक्त वर्ण है वो कितने हैं? 4 हैं। इस तरह इनकी कुल संख्या हम यहाँ पर देख रहे हैं। स्वर की संख्या 11 प्लस व्यंजनों की संख्या जो 41 हैं, कुल इनका योग करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। इस तरह हमें पता चला स्वर की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 41 होती है। अगर पूरी वर्णमाला में देखे जाए कितने वर्ण होते हैं तो 52 वर्ण हमें देखने को मिलेंगे। आगे पढ़ते हैं। देखिए एक तालिका हमें ये दी गई है जिसमें स्वरों का वर्ण वर्गीकरण व उच्चारण स्थान दिया गया है, किंतु हम इससे पहले जो भी वर्ण हैं, जो भी स्वर हैं, उनका हम लोग क्या करेंगे? वो किस आधार पे उनका विभाजन किया गया है उनके हम प्रकार पढ़ लेंगे, फिर हम इस टेबल को पढ़ेंगे। ओके। सबसे पहले समझते हैं हिंदी वर्णमाला में जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर की डिफिनेशन सबने लिख ली। फिर क्या है? जिन अब स्वर का हमने कितने भाग में क्लासिफिकेशन किया था? 2 भाग में हमने विभाजित किया था। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ये जो ह्रस्व स्वर होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो स्वर कितने प्रकार के हो गए? देखिए ह्रस्व और दीर्घ। देखिए अगर मात्रा के आधार पर भी देखा जाए तो भी 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? लघु मात्रिक स्वर और दीर्घ मात्रिक स्वर। ये जितने भी ह्रस्व स्वर हैं ये क्या होंगे? लघु मात्रिक स्वर हो जाएंगे, और जो दीर्घ स्वर हैं ये क्या हो जाएंगे? दीर्घ मात्रिक स्वर हो जाएंगे। ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं। अब इसमें ह्रस्व स्वर कौन कौन से? अ, ई, उ, री। और मूल स्वर कितने होते हैं? ये, जिनके योग से ही क्या होते हैं? दीर्घ स्वर बनते हैं। जैसे कि अ प्लस अ मिल करके क्या बनाएंगे? आ, है ना। तो ये कैसे दीर्घ स्वर का निर्माण होगा? तो मूल स्वर कौन है? वो है अ, ई, उ और री, और इन्हीं के योग से क्या बनते हैं? दीर्घ स्वर बनते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ
औ। देखिए जो भी बच्चे हिंदी वर्णमाला पढ़ना चाहते हैं वो साथ में उच्चारण करके ज़रूर समझें, क्योंकि उच्चारण से ही आपको क्लियर होगा कि ये कौन से वर्ग में आते हैं वर्ण। ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब है इनका और फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। क्या है? आगत, अग्र, मध्य और पश्च स्वर। आगत स्वर में हम अ जैसे हो गया, अ उच्चारण करते हैं वो हो जाएगा। अब देखिए ये जो 3 दिए गए हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये किसके आधार पे दिया गया है? जीभ से जब हम उच्चारित करते हैं उस आधार पे दिए गए हैं। तो आप इनके सामने लिख लीजिए जीभ के आधार पर, जिह्वा के आधार पर। तो जब जीभ का आगे वाला भाग, ये जो अग्र भाग टच करता है जिन स्वरों के उच्चारण में, उनको हम क्या बोलते हैं? अग्र स्वर बोलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ई, ए। ये क्या होते हैं? ये कहाँ से बोले जाते हैं? अग्र भाग से बोले जाते हैं। ई, ए। इसमें क्या होता है? इस वाले भाग का हम प्रयोग करते हैं, इनको अग्र स्वर बोलते हैं। मध्य स्वर का उच्चारण करने के लिए जिह्वा का मध्य भाग हम लोग यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं मध्य स्वर। तो जहाँ पर जिह्वा का मध्य भाग उपयोग होगा उसको हम मध्य स्वर बोलेंगे, जैसे अ। पश्च स्वर क्या है? जो जिह्वा का पिछला भाग है, जो पश्च भाग है जिसमें उपयोग में आएगा, उसको हम पश्च स्वर बोलते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ, आ। तो ये क्या हो गए? ये अग्र, मध्य और पश्च स्वर हैं। किस आधार पर हमने विभाजन किया है? जिह्वा के आधार पर। जीभ का जो भी भाग उपयोग में लाया जाएगा इन स्वरों के उच्चारण में, उनको हम क्या बोलेंगे? अग्र स्वर, मध्य स्वर या पश्च स्वर बोलेंगे। अब आगे हम क्या करते हैं? इनको फिर से विभाजित करते हैं। किस आधार पर? अब हम इनको विभाजित करेंगे मुख खुलने के आधार पर। ये देखिए, ये जो 4 तरह का भाग है, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत, ये जो 4 प्रकार हैं ये मुख के खुलने के आधार पर हैं। आप सभी लोग लिख लीजिए, मुख के खुलने के आधार पर। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। संवृत का मतलब क्या है? जब मुख बंद होगा। संवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? जब मुख बंद होगा तब हम कौन कौन से उच्चारण करेंगे? ई और ऊ का। इसमें क्या होगा? मुख बंद रहेगा। अर्धसंवृत का मतलब है जब मुख आधा बंद होगा। यहाँ पर हम कौन कौन से उच्चारित करेंगे? ई और ऊ। विवृत क्या है? विवृत जिसमें मुख पूरा ओपन रहेगा, पूरा खुला रहेगा, जैसे आ, ए, औ। इसमें क्या है? पूरा मुख खुल जा रहा है। और अब अर्धविवृत कैसे हैं? ए, अ, ओ, आ। तो ये क्या हो जाएंगे? ये अर्धविवृत। समझ गए आप लोग कि संवृत शब्द क्या है? जिसमें मुख बंद रहेगा। अर्धसंवृत क्या है? जिसमें मुख आधा बंद रहेगा। और विवृत जिसमें पूरा मुख ओपन बंद रहेगा, सॉरी खुला रहेगा इसमें विवृत में, और अर्धविवृत में आधा मुख ओपन रहेगा। समझ में आया? अब जो हमें ये टेबल दी गई है उसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। इस तालिका को हम लोग समझते हैं। इसमें स्वरों का वर्गीकरण किया गया है और उनके उच्चारण स्थान के आधार पर हमें समझाया गया है। सबसे पहले 4 तरह के विभाजन है: कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ। कंठ का मतलब जो स्वर कंठ से बोले जाते हैं उनको कंठ वर्ण बोलते हैं, कंठ स्वर। जो तालु का के विभाग, जहाँ पे मुंह के भीतर की छत का जो पिछला भाग है, ये वाला भाग, यहाँ पर अगर टच होता है, ये मान लीजिए मुख है, यहाँ पे टच होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तालव्य व्यंजन। मूर्धा जो मुंह के भीतर की छत का अगला भाग होता है, जैसे मुंह की छत ये है और इसका जो अगला भाग है ये, इसको क्या बोलेंगे? मूर्धन्य। इसमें क्या क्या होते हैं? कंठ, तालव्य या फिर कंठोस्थ, जिसमें कंठ और तालु दोनों का यूज होगा, और उनको क्या बोलेंगे? कंठ तालव्य। जिनमें कंठ और ओष्ठ का यूज होगा, होंठों का यूज होगा, उनको कंठोष्ठ बोलते हैं। जिनमें सिर्फ ओंठ का प्रयोग होगा उनको हम क्या बोलेंगे? ओष्ठ या फिर ओंठ व्यंजन, ओंठ स्वर। अब हम पढ़ते हैं इनको स्वरों का वर्गीकरण। जो स्वर हमने देखे कितने प्रकार के थे? ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, उच्चारण के आधार पर हमने देखा। अब निरानुनासिक मतलब जिनमें बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वो जैसे अ, आ, ई, ये निरानुनासिक है। अनुनासिक का मतलब जिनमें बिंदी का प्रयोग किया गया, देखिए अ, आ, ई, ये क्या हो जाएंगे? अनुनासिक स्वर हो जाएंगे।
अब कंठ में कौन कौन से आते हैं? कंठ में ह्रस्व स्वर में अ आता है, दीर्घ स्वर में आ आता है। ठीक है, कौन कौन से इसमें हो जाएंगे कंठ में? अ, आ। तालव्य में देखेंगे हम लोग, जिनमें तालु का कोई भाग छुएगा, वो कौन कौन से होते हैं? ई, ई। ये किस में आ जाएंगे? और यहाँ पे देखिए निरानुनासिक और अनुनासिक में देखेंगे तो ई, ये क्या हो जाएंगे? ये तालव्य स्वर हो जाएंगे। मूर्धन्य में देखिए री, जिसमें क्या होगा? मूर्धा जो मुंह के भीतरी छत का जो अगला भाग छू रहा है वो री है। कंठ तालव्य देखेंगे ए, ऐ। कौन कौन से हैं इसमें स्वर? ए, ऐ। कंठोष्ठ में ओ, औ। हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा स्वर कंठोष्ठ है, तो हमें पहचानना आना चाहिए। जब हमें याद होगा तो कंठ तालव्य कौन से हो गए? ए, ऐ। कंठोष्ठ कौन सा हो गया? ओ, औ। और ओष्ठ व्यंजन कौन कौन से हैं? स्वर कौन कौन से हैं देखते हैं, क्योंकि स्वरों का भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और अभी आगे हम व्यंजन भी पढ़ेंगे इन्हीं के आधार पर। तो ओष्ठ स्वर कौन कौन से? उ और उ। एक बार फिर से देख लेते हैं। कंठ स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ। तालव्य स्वर ई, ई। मूर्धा में देखेंगे तो कंठ तालव्य और कंठोष्ठ हैं। सबसे पहले मूर्धा देखते हैं, मूर्धन्य री। कंठ तालव्य ए, ऐ। ओष्ठ कंठोष्ठ वाले जो हैं वो ओ, औ। और ओष्ठ स्वर में उ, ऊ आते हैं। ये वर्गीकरण बहुत अच्छे से टेबल देख लीजिए और उनके साथ इनको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अभी हमने तालिका से पढ़े थे कि व्यंजनों की संख्या कितनी है? 41 है। उसमें स्पर्श व्यंजन कितने हैं? वो 27 हैं। अंतःस्थ कितने हैं? 4 हैं। और उसमें व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। आगे चलिए पढ़ते हैं इन्हीं को। सबसे पहले व्यंजनों को समझते हैं। तो का से लेकर के अभी हमने पढ़ा था, जो पा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाते हैं। और कौन से वाले व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। तो ये सारे क्या हैं? स्पर्श व्यंजन हैं। अब स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से हैं? का वर्ग क, ख, ग, घ, ङ। चा वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग का देखेंगे ट, ठ, ड, ढ, ण। और ये देखिए 2 क्षिप्त व्यंजन भी लिए गए हैं। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। इनको जोड़ते हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे? 27 स्पर्श व्यंजन हैं। 2 आगत व्यंजन हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? ज और फ। ये क्या होंगे? आगत व्यंजन हो जाएंगे। आगे हमने 4 संयुक्त व्यंजन पढ़े थे, क्ष, त्र, ज्ञ और श। ये क्या हो जाएंगे? ये संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। 4 अंतःस्थ व्यंजन पढ़े हैं, य, र, ल और व। अब देखिए इनमें से कुछ अर्ध स्वर हैं, लुंठित स्वर हैं, कैसे स्वर हैं, व्यंजन है, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। उससे पहले एक तालिका हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर व्यंजन की हम एक तालिका देख रहे हैं, जिनमें व्यंजनों को लिखा गया है। व्यंजन यहाँ पर देखिए, ये क्या है? प्रथम भाग है, सेकंड है, ये है तीसरा, चौथा और 5वां वर्ग। देखिए हम इनको 2 तरह से विभाजित करते, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। जो क्षैतिज हैं उनमें हम क्या कर रहे हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग, था, ऐसे करके हम लोग पढ़ते जा रहे थे। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ऐसे हमने पढ़ा था। ये क्या हो जाएंगे? ऐसे क्षैतिज हमने इनका क्लासिफिकेशन किया है। और ऊर्ध्वाधर देखेंगे तो प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, ऐसे विभाजन कर देंगे। अब हम इस तालिका को समझने का प्रयास करते हैं। तो मुख का जो भी भाग टच होगा, जहाँ से स्पर्श होगा और जहाँ से बोलने का प्रयास किया जाएगा, जिस भाग का उपयोग किया जाएगा, उसी के आधार पे हम व्यंजनों का विभाजन कर देंगे। जैसे सबसे पहला है, देखिए कंठ, तालव्य, फिर मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, तालव्य, वर्ष, दंत्योष्ठ और मूर्धन्य। देखिए मूर्धा में हमने समझा था कि कहाँ कहाँ का भाग टच हो रहा है, वो अभी हम स्वर में पढ़ चुके थे, अभी हम व्यंजन में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंठ है, हम लोग देखते हैं। स्पर्श व्यंजन है सबके सब, यहाँ से यहाँ तक कैसे हैं? सबसे पहले एक क्लास बना लीजिए और इनको लिख दीजिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में सबसे पहले जो का वर्ग है वो किस में आता है? कंठ है, बोलते हैं इन्हें कंठ व्यंजन। कौन कौन से कंठ व्यंजन हैं? क, ख, ग, घ, ङ। ये किस प्रकार के व्यंजन हैं? ये कंठ व्यंजन है।
दूसरे किस प्रकार के हम पढ़ेंगे? तालव्य व्यंजन, जिसमें तालु जो मुख के भीतर के छत का पिछला भाग छुएगा उसको क्या कहते हैं? हम तालु बोलते हैं। हम इसमें कौन कौन से आएंगे? दूसरे वर्ग च वर्ग के सभी व्यंजन आ जाएंगे, च, छ, ज, झ, इया। और जो इसमें ज आगत एक व्यंजन था वो भी इसमें हम उसको ले लेंगे। तो तालव्य में कौन कौन से आ जाएंगे? च, छ, जा, ज और झ, इया, ये हो जाएंगे जो दूसरे वर्ग के हैं। अब देखते हैं मूर्धन्य में, जिसमें मूर्धा का भाग छूता है, मुंह के भीतर की छत का जो अगला भाग है वो, उसमें कौन कौन से आएंगे? उसमें टा वर्ग के सभी आ जाएंगे, ट, ठ, ड, ढ। और देखिए एक उत्क्षिप्त व्यंजन है ढ़, उसको भी इसमें ले लिया गया, और न। और देखिए इसके साथ साथ मूर्धा में एक और व्यंजन आता है स, षटकोण वाला सा, देखिए नीचे भी लिखा हुआ है, इसको भी हम इसमें लेते हैं। तो टोटल कितने हो गए हैं मूर्धा वाले में? तो सबसे पहले कंठ में देख लीजिए 5 हैं, फिर तालव्य में देखिए 6 हैं, मूर्धा में देखेंगे आप 7 हो जाएंगे। कैसे? एक ट, ठ, ड, ढ, ढ और न, और इसके साथ एक सा षटकोण वाला। ओके, सा षटकोण वाला हो गया। उसके बाद हम देखते दंत। जब ऊपरी दांतों के निकट का भाग स्पर्श करता है मुख में तो उसको हम क्या बोलते हैं? दंत व्यंजन बोलते हैं। दंत व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आ रहे हैं? ता वर्ग के, त, थ, द, ध, न। आप देखिए इनका उच्चारण करके देखिए, दांत का अगला भाग जिह्वा से टच होता है, स्पर्श करेगा। त, थ, द, ध, न। कितने हैं? ये कुल 5 व्यंजन हैं। अब ओष्ठ की बात करते हैं। जिन भी व्यंजन के उच्चारण में ओष्ठ आपस में स्पर्श करते हैं उन्हें हम ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। दोनों ओष्ठ क्या करेंगे? आपस में स्पर्श करेंगे। ये कौन कौन से होते हैं? ये प वर्ग के हैं। कौन कौन से? लिख लीजिए, प, फ, और ये एक आगत फ है। आगत व्यंजन हमने पढ़े थे, ज यहाँ पे आ गया था तालव्य में, और फ, ब, भ, म। कुल कितने हो गए? 6 हो गए, 6 व्यंजन। आप ऐसे लिखते चलिए कि कंठ व्यंजन, जिनके उच्चारण में कंठ का भाग स्पर्श करता है या कंठ से बोले जाने वाले जो व्यंजन हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंठ बोलते हैं। क, ख, ग, घ, ङ। उदाहरण में लिख लीजिए। फिर तालव्य लिखिए, जिसमें तालु में मुंह के भीतर की जो छत का पिछला भाग है वो वहाँ से हम लोग अगर बोलने का प्रयास करेंगे तो कैसे होंगे? वो तालव्य व्यंजन होंगे। अब इसमें उदाहरण लिख लीजिए, च, छ, ज, एक आगत व्यंजन, ज, झ, इया। अब मूर्धन्य लिख लीजिए। मूर्धा मुंह के भीतर की छत का अगला भाग छुएगा, स्पर्श करेगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं? मूर्धन्य बोल रहे हैं। इसमें टा वर्ग लिखिए। उदाहरण ट, ठ, ड, ढ। उत्क्षिप्त व्यंजन है ढ़, ड, और साथ में षटकोण वाला सा लिख लीजिए। अब दंत में ऊपरी दांतों के निकट से जो व्यंजन आप निकलेंगे उनको क्या बोलेंगे? दंत व्यंजन। अब इनमें कौन कौन से आते हैं? दंत में देखिए त, थ, द, ध, न लिख लीजिए, है ना? लिख लिया सबने? अब देखिए, अब आगे आते हैं तालव्य में। हमने तालु में देखे थे, कुछ लिखे थे, लेकिन ये जो 2 हैं, श शलजम वाला और या, ये दोनों किस वाले में आ जाएंगे? ये भी किस में लिखे जाएंगे? तालव्य में। तो तालव्य में आप अपने उदाहरण बढ़ा लीजिए। कौन कौन से हो गए? च, छ, ज, ज, झ, इया, श और या। लिख लिया सबने? ठीक है, आगे बढ़ते हैं वर्त्स व्यंजन। अब ये वर्त्स क्या होते हैं? जिनमें दंत और मसूड़ा दोनों के साथ निकलेंगे, इनको हम क्या कहेंगे? व्यंजन को वर्त्स व्यंजन बोलेंगे। इसमें एग्जाम्पल लिखिए, सा सपेरा वाला, रा और ला। या किस में है? तालव्य में आता है। रा और ला किस में आएगा? वर्त्स में। तो स, र, ला वर्त्स में आ गए। दंतोष्ठ, देखिए दांत के ऊपर दांत का भाग और निचला ओंठ जब छुएगा उसको हम क्या कहेंगे? दंतोष्ठ व्यंजन, क्योंकि उसमें दांत और निचला ओंठ दोनों स्पर्श कर रहे हैं। और उदाहरण इसका लिखिए, व कैसा है? दंतोष्ठ है। मूर्धन्य हम लिख चुके हैं। अब स्वर यंत्र के उच्चारण के आधार पे कौन कौन सा है? जो कंठ के भीतर स्थित है उससे हम क्या करते हैं? हा को उच्चारित करते हैं। हा, तो हा किस प्रकार का है? कंठ व्यंजन है। हमने कंठ में 5 लिखे थे, क, ख, ग, घ, ङ, और उसी के साथ यहाँ पर लिख लीजिए हा। किस में आ जाएगा? कंठ में। कंठ व्यंजन कितने हैं? कुल 6 व्यंजन हैं। अब उत्क्षिप्त देखिए, उत्क्षिप्त में 2 आते हैं, ड और ढ, जो कि हमने आगे
उनके उच्चारण के आधार पर भी हमने उनका क्या किया, विभाजन कर लिया। और इनको हम किस नाम से उच्चारित करते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, जिनमें जीभ का जो ऊपर का भाग है वो झटके के साथ क्या होता है, नीचे आता है, टच करके, मूर्धा को टच करके, ढ और ढ, है ना। अब ये तो हमने 36 देख लिया है किस प्रकार के व्यंजन हैं, किंतु 2 प्रकार हमें और भी पढ़ने हैं, सघोष और अघोष, और अल्प प्राण और महाप्राण। अब ये क्या होते हैं, इनको समझते हैं हम सब लोग। ये है प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग, और ये हो गया 5वां वर्ग। 5 वर्ग में हमने ऊर्ध्वाधर क्या किया है, का से लेकर के जो नीचे तक जितने भी व्यंजन दिए गए हैं उन वर्गों को हमने विभाजित कर दिया है। इसके साथ साथ हमने क्या किया है, 6 प्रकार के व्यंजन पढ़ लिए हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं। स्पर्श व्यंजन में हमने क्या किया है, का वर्ग से लेकर के जो पा वर्ग तक के हैं उन सभी को क्या किया हमने स्पर्श व्यंजन में विभाजित किया था। जैसे कि ये स्पर्श व्यंजन होते क्या, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन में हमने 25 व्यंजन लिए थे, किंतु उनके साथ हमने क्या किया था, 2 व्यंजन और जोड़ लिए हैं आगत वाले, तो वो क्या हो जाएंगे, 27 व्यंजन हमने पढ़े हैं स्पर्श व्यंजन में। उसके बाद हमने क्या किया है, कुछ अंतःस्थ व्यंजन पढ़े हैं, वो 4 हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख का जो भाग है, मुख का बहुत संकुचित हो जाता है मुख वाला भाग, और फिर भी वायु किसी न किसी तरह से स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है, जो उस समय जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं। और वो कौन कौन से हैं, या, रा और ल, वा, ये अंतस्थ हो गए। उसमें हमने क्या पढ़ा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट सी प्रतीत होगी वो ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे, जैसे श, स, सा, ह। उत्क्षिप्त व्यंजन हमने 2 पढ़े हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या होगी, जिह्वा की उल्टी हुई जो तालु को छू करके जिह्वा क्या होगी, उलट जाती है झटके से, जैसे ढ और ढा। संयुक्त व्यंजन में हमने पढ़े हैं श, त्र, ज्ञ, श्रा। ये क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता ली जाती है वो किस प्रकार के व्यंजन कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमने क और छ को मिला लिया, क और छ को मिला करके क्या बनेगा, श। इसी तरह क्या है, संयुक्त व्यंजन बनते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब व्यंजनों के उच्चारण के स्थान पे हमने कैसे किया है, जैसे कंठ हो गए, तालव्य हो गए, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, वर्ष, और एक हमने पढ़ा है स्वरयंत्री, जो जिनको हम काकल्य व्यंजन भी बोलते हैं। इनमें हमने क्या क्या समझा, हमने सबसे पहले समझा कंठ वाले व्यंजन में, एक बार फिर से मैं रिवाइज कराती चल रही हूँ जिससे आपको इजीली याद हो जाए इसी क्लास में। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है उन्हें क्या बोलते हैं, कंठ ध्वनियाँ कहते हैं या कंठ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, कैसे हो जाएंगे, कंठ व्यंजन हो जाएंगे। दूसरे प्रकार का हमने पढ़ा तालव्य व्यंजन, ये जैसे हमने पढ़ी है, जिसमें क्या होगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है, जैसे च, छ, ज, ज, झ, य, ये सारे किस में आ जाएंगे, तालव्य व्यंजन में। किंतु तालव्य में 2 और व्यंजन आते हैं, वो कौन से हैं, श सलजम वाला और इसके साथ य। ठीक है, आगे हमने पढ़ा मूर्धन्य। कठोर तालु के मध्य का भाग जो होता है वो मूर्धा कहलाता है। जब जिह्वा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है, ऐसी स्थिति में जो उत्पन्न होती है ध्वनि उसे हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। और इसमें टा वर्ग के व्यंजन आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, न, ये क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। अब दंत व्यंजन समझते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है उन्हें दंत व्यंजन कहते हैं, त, थ, द, ध। और इसके साथ हमने एक और व्यंजन लिया था, जैसे दंत से एक स भी बोला जाता है, पर उन्हें हमने वर्ष व्यंजन में भी लिया है। ये हो गए हमारे दंत व्यंजन। अब ओष्ठ को समझेंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म। कैसे हो गए, ओष्ठ व्यंजन। अब दंतोष्ठ में देखेंगे, जिसमें दांत और ओंठ इन दोनों का प्रयोग होगा, जैसे कि व,
जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओंठ दांतों को स्पर्श करता है वो दंतोष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। अब हम समझेंगे वर्त्स्य व्यंजन, जैसे कि दांत और मसूड़े जिनमें यूज होते हैं। जैसे जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का ऊपरी जो मसूड़ा है वो स्पर्श होगा। जैसे देखिए हमने स पढ़ा, र और ल हो गया, ये किस प्रकार के हैं? वर्त्स्य व्यंजन है। ये तो हमने समझ लिए। और एक हमने पढ़ा है स्वर यंत्रमुखी, जिसको काकल्य व्यंजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हम लोग समझेंगे अंदर से आती हुई जो सांस है वो तीव्र वेग से स्वर यंत्रमुख से क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा संघर्ष उत्पन्न करेगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्वर यंत्रमुखी व्यंजन। जैसे ह। क्लियर हो गया। अब हम क्या किए, जो इस तरह के विभाजन है, हमने दो तरह से विभाजन पढ़ा है। पहले तो 6 प्रकार के जो व्यंजन थे, स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म, उत्क्षिप्त, संयुक्त और अनुनासिक व्यंजन। उसके साथ साथ हमने उच्चारण के आधार पर क्लासिफिकेशन किया। कितने भाग में? 8 भाग में। कौन कौन से हैं? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, दंत्योष्ठ, ओष्ठ और वत्स व्यंजन और स्वर यंत्रमुखी वाले 8 विभाजन पढ़े। अब क्या करेंगे, इन 8 विभाजन को किया, इनके अलावा भी हम क्या करते हैं, व्यंजनों का विभाजन करते हैं। वो किस भाग पे करते हैं? पहला है घोष, और घोष मतलब घोषत्व के आधार पर, सघोष और अघोष, इनमें 2 भाग में हमने इनको विभाजित किया है। अब ये घोषत्व होते क्या हैं? घोष का अर्थ है मतलब स्वरतंत्र में जो ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है उसको हम घोष बोलते हैं। तो घोष के आधार पर 2 तरह के हैं, कुछ अघोष होते हैं और कुछ सघोष होते हैं। तो हम सबसे पहले अघोष की परिभाषा समझने की प्रयास करते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, अ का मतलब ना, तो जिनमें भी कंपन नहीं होगा स्वर तंत्रियों में उनको हम अघोष बोलेंगे। अब अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, अब ये जितने भी हैं पहला वर्ग और दूसरा वर्ग किस में आ जाएगा? एक बार मैं फिर से आपको क्लियर समझा दे रही हूँ लिख के। ये पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इनको हम कहेंगे अघोष। और सघोष क्या होंगे? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो उनको हम सघोष कह लेंगे। तो जो ये वर्ग है इसमें जो तीसरा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और जो 5वां वर्ग है ये किस में आ जाएगा? सघोष में आ जाएगा। तो घोषत्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन? 2 प्रकार के, एक अघोष और दूसरे क्या होंगे? सघोष। तो अघोष में क्या होगा? जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा, जैसे कि किसी भी जो जितने भी व्यंजन हैं उनके पहला वर्ग और दूसरे वर्ग के सारे व्यंजन किस में आ जाएंगे? इसमें। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ, ये क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। सघोष में हम देखेंगे ग, घ, अंग, ज, झ, इं, इसमें अभी हम इनको नहीं ले रहे हैं। ओके, ड, ढ, ड़, त, द, ध, न, व, भ, म, ये कैसे हो जाएंगे? किस प्रकार के हो जाएंगे? सघोष प्रकार के हो जाएंगे। समझ आया? अब हम इनका एक और प्रकार का वर्गीकरण करेंगे। वो कैसा वर्गीकरण होगा? वो होगा प्राणत्व के आधार पर। प्राण का मतलब हवा, हवा। तो प्राणत्व के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? अल्प प्राण और महाप्राण। समझ आया? जब प्राणत्व के आधार पर हम समझेंगे तो इसमें 2 प्रकार के हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले। अल्प का मतलब क्या हो गया? कम। तो जिन भी व्यंजनों के उच्चारण में हवा कम निकलेगी वो अल्प प्राण कहलाएंगे। अब अल्प प्राण में कौन कौन सा वर्ग आएगा? प्रथम वर्ग। हर वर्ग का कौन सा वर्ग? प्रथम वर्ग, तृतीय वर्ग और 5वां वर्ग। ये क्या कहलाएगा? व्यंजन का पहला, तृतीय और 5वां वर्ग हमेशा क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। इनके उदाहरण देखते हैं, जैसे क। अब आगे देखते चलते हैं। जैसे ये हो गया क, च, ट, त, प, ये किस प्रकार के होंगे? ये हो जाएंगे अघोष। यहाँ पर फिर देखें क, ग, अंगा, यहाँ से च, ज, य, ट, ठ, ट और ये हो जाएगा ड, न, त, द, न, प, ब, म, ये सारे क्या कहलाएंगे? कहलाएंगे अल्प प्राण। आप इनको ऐसे नोट करिए, टेबल बना लीजिए सभी लोग साथ में, ऐसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे महाप्राण।
महा का मतलब ज़्यादा है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले महाप्राण व्यंजन कहलाएंगे। जैसे ये हो गया ख वाला, ख, छ, ठ, थ, फ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे घ, झ, ढ, द, भ, इतने यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, ये महाप्राण कहलाएंगे। समझ में आया आप सभी लोग को? इतने प्रकार के हमने व्यंजनों का क्लासिफिकेशन या विभाजन पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने किस प्रकार का पढ़ा, 6 प्रकार के, कौन कौन से, स्पर्श, अनुनासिक, अंतःस्थ, ऊष्म, उत्क्षिप्त और संयुक्त। फिर व्यंजनों के उच्चारण के आधार पर 8 प्रकार के पढ़ चुके हैं इसी टेबल से। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, वर्ष और स्वरयंत्रमुखी, ऐसे 8 पढ़े हैं। फिर हमने घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार के व्यंजन पढ़े हैं, अघोष और सघोष। उसके बाद हमने प्राणत्व के आधार पर 2 प्रकार के पढ़े हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। यहाँ पर व्यंजनों को हमने इतनी तरह से विभाजित कर लिया है, लगभग हमने 3 से 4 प्रकार का विभाजन पढ़ लिया है। अभी तक जितना भी हम लोगों ने टेबल से पढ़ा है तालिका से, वो सब आगे दिया गया है। यहाँ पर आगत की व्यंजनों की संख्या जो 2 है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। का वर्ग आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कौन कौन से हैं, क, ख, ग, घ, ङ, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग, अभी हम लोग पढ़ चुके थे। अंतःस्थ हमने आपको समझाया था, य, र, ल, व, ये किस में आ जाएंगे, अंतःस्थ में आते हैं। अर्ध स्वर क्या होते हैं, य और व, इनको अर्ध स्वर बोलते हैं, ठीक है। अभी इसमें लुंठित व्यंजन दिया गया है, एक व्यंजन जो है जिसको हम लुंठित व्यंजन कहते हैं, आपसे पूछा जा सकता है लुंठित व्यंजन कौन सा है, आप बताएंगे र। पार्श्विक व्यंजन ला कहलाता है। ऊष्म संघर्षी, जिसमें क्या होती है, ऊर्जा का आभास हो, जैसे स, श, सा, ह, ये सब क्या होंगे, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। फिर समझते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, जैसे ड, ढ। अघोष व्यंजन अभी हमने घोष के घोषत्व के आधार पर समझे हैं। घोषत्व के देख लीजिए, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग के क्या कहलाएंगे, अघोष कहलाएंगे। तो उसमें कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे पहले तो हमने प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग ले लिया, उसके साथ में फ, स, ये तीनों स इसमें आ जाएंगे। सघोष वाले में देखते हैं, प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग तो ले ही रहे हैं, इसके साथ में ये भी ले लेंगे जो इनके साथ क्या है, सघोष हैं। जैसे ढ़, 2 क्षिप्त ये ले लिए, ज ले लिया और ये अंतःस्थ ले लिया, और स्वरयंत्रमुखी वाले ये मिला के क्या हो जाएंगे, सघोष। अघोष और सघोष समझ में आया। घोषत्व के आधार पे हमने पढ़ा था, घोषत्व का आधार क्या था, जिनमें कंपन उत्पन्न हो स्वर तंत्रियों में, ठीक है। अब हम समझेंगे अल्प प्राण और महाप्राण, इन तरह के भी हमने दोनों पढ़ लिए हैं। तो अल्प प्राण में देखो, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम तो आएगा ही, उसके साथ साथ में अंतःस्थ व्यंजन भी आएंगे, कौन कौन से, य, र, ल और व। महाप्राण देखो, अल्प प्राण का मतलब है जिसमें मुख से कम हवा निकले, तो कौन कौन से हो जाएंगे, प्रथम वर्ग, तृतीय वर्ग, पंचम वर्ग, उसके साथ अंतःस्थ वर्ण। और महाप्राण में क्या होगा, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तो आएंगे ही, साथ में ऊष्म वर्ण आ जाएंगे, कौन कौन से, स, ह, ये सब किसमें आ जाएंगे, ऊष्म वर्ण भी इसमें आ जाएंगे। नासिक व्यंजन क्या है, जिनमें कहीं ना कहीं नासिका का प्रयोग किया जा रहा हो बोलने में, जैसे ग, ञ, न, म, ये कैसे हैं, जिनमें कहीं ना कहीं नाक का प्रयोग किया जा रहा है बोलने में, उनको क्या कहेंगे, नासिक के व्यंजन। कंठ व्यंजन क्या है, कंठ अभी हमने समझा था, जहाँ पे कंठ के उपयोग से उच्चारित किया जा रहा है, क, ख, ग, घ, ङ, कंठ व्यंजन हो जाएंगे। ये सारे हमें स्पर्श व्यंजन देखिए दिए गए हैं। आगे तालव्य व्यंजन चा वर्ग के जो भी हो जाएंगे, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ और साथ में श और य कैसे हैं, तालव्य व्यंजन है, जिसमें तालु का प्रयोग किया जा रहा है। मूर्धन्य व्यंजन में ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न और उत्क्षिप्त एक और, जिसमें के साथ में स षटकोण वाला। दंत में त, थ, द, ध, न। ओष्ठ में ओष्ठ का प्रयोग होता है, प, फ, ब, भ, म और दंतोष्ठ में व आ जाएगा, और स्वरयंत्री व्यंजन में ह। क्लियर हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी, 52 है। श वर्ण कैसे बना, अभी हमने आपको बताया था, क और श मिलकर के बनेगा। कौन सा वर्ण है जिसके उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, जैसे ट, ट क्या है, दंत नहीं। अब ऐसे तो हमें बहुत से वर्ण दे दिए जाएंगे एग्जाम्पल में, और उसमें से हमें ढूंढना होता है कि कौन सा कंठ है, दंत है या नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।
का अगर पूछ लिया जाए उच्चारण की दृष्टि से कौन सा है, तो क वर्ग किस में आता है, कंठ में आता है। और छोटी से छोटी ध्वनि की जिस इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या अभी हमने पढ़ी कितनी है, 11 है। कंठ ध्वनियाँ हम लोग पढ़ चुके हैं, क वर्ग। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। आयोग वह 2 हैं, कौन कौन सा, अंग और अह, ठीक है, आयोग वह बोलते हैं इनको। अघोष कौन से हैं, अघोष जैसे सा, जितने भी महाप्राण होंगे वो अघोष भी होंगे, पर सारे महाप्राण नहीं होंगे। हिंदी की जो श ध्वनि है वो कैसे, वो तालव्य अघोष जो महाप्राण कहलाते हैं। यार अलावा जो अंतस्थ हैं ये किस प्रकार के व्यंजन हैं, यही पूछा गया हमसे इस टेबल में। यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से व्यंजनों को समझ लिया है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, चिन्हों को पढ़ेंगे, जो भी विराम चिन्ह प्रयोग होते हैं। विराम का अर्थ क्या होता है, ठहराव या फिर रुकना। जिस तरह हम काम करते करते समय बीच में रुक जाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, वैसी लेखन में भी हमें विराम लेने की आवश्यकता होती है। और जो कामता प्रसाद गुरु जी हैं, इन्होंने क्या किया है, विराम चिन्हों को कई भागों में विभाजित किया गया है। सामान्यतः इन्होंने कितने भाग किए हैं, 20 भागों में इनको विभाजित किया है। पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं वो। आगे हम लोग पढ़ते हैं ये कौन कौन से विराम चिन्ह हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम देखिए ऐसे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर अर्ध विराम, पूर्ण विराम का चिन्ह देख लीजिए, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह, देखिए विस्मयादि चिन्ह भी इसे बोलते हैं। निर्देशक चिन्ह, इनको संयोजक चिन्ह बोलते हैं, बीच में डैश लगाकर जब हम कोई बात शुरू करते हैं इन्हें सामासिक चिन्ह भी बोलते हैं। कोष्ठक देखिए आरोही क्रम में बनाए गए हैं, सबसे छोटा फिर मध्यम और सबसे बड़ा। अवतरण चिन्ह, इनमें क्या होता है, कोई भी जब वाक्य बोला जाता है ऐसे करके उनको इन्हीं अवतरण चिन्ह के अंदर लिखा जाता है। उपविराम हम लोग देखते हैं, उपविराम में कौन कौन सा चिन्ह बनाते हैं, इसको अपूर्ण विराम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको विसर्ग भी बहुत जगह बोलते हैं, जब लिखा जाता है संस्कृत में इसको विसर्ग की तरह यूज़ करते हैं। विवरण चिन्ह देख लीजिए, पुनरुक्ति में ऐसे ऐसे करके इन्वर्टेड कॉमा टाइप बनता है, जब कोई बात बोली जाती है और सेम एज इट इज़ वैसे ही लिख दी जाती है। किसी ने कोई वाक्य बोला और उसी तरह लिख दिया गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, विवरण चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह। उसके साथ देखते हैं फिर ये है लाघव चिन्ह। लोप चिन्ह, जब किसी बात में लोप का या आगे बढ़ाने की बात की जाएगी तो लोप चिन्ह। पाद चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह देख लीजिए, पाद चिन्ह ये। हंस पद, जब हम कोई त्रुटि करते हैं तो उसमें ऐसे लगा करके लिखने का कार्य करते हैं। टीका सूचक देख लीजिए। उसके बाद तुल्यता सूचक और समाप्ति सूचक ऐसे लिखे जाते हैं। अब ये लिस्ट देख लेते हैं। विराम का अर्थ क्या होता है, जो ठहराव है। कितने भाग में कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या बताई है, 20 प्रकार के बताए हैं। अल्प विराम अभी हमने पढ़ा, अर्ध विराम ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं। हंस पद का काम अभी मैंने बताया था, जब कोई त्रुटि कर देते हैं तो ऐसे लगा करके ऊपर लिखते हैं। अब कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न के लिए इस प्रकार का चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। पूर्ण विराम हमेशा वाक्यों के अंत में लगाते हैं, और उप विराम का चिन्ह जो विसर्ग वाला है वो है। उसके बाद सबसे ज़्यादा किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, वो है अल्प विराम, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उद्धरण चिन्ह, जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी वाक्य को, किसी बात को संक्षिप्त रूप में दिखाना है तो ये चिन्ह होगा। निर्देशक चिन्ह संकेत के लिए यूज़ होता है, और रात्रि निशा के बीच ऐसा ये चिन्ह यूज़ किया जाएगा। और लोप निर्देश के लिए ये यूज़ होगा, जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो तब इस प्रकार का हम प्रयोग करेंगे विराम चिन्ह का। तो ये विराम चिन्ह थे। हमने आज पढ़ा है वर्णमाला और उसके साथ हमने विराम चिन्हों को देखा है। ये क्लास आप सभी लोग को, जो भी बच्चे यूपी पुलिस या कोई भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन सभी एग्ज़ाम में हिंदी आती है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। 1 से 2 प्रश्न इस वाले चैप्टर से आते ही आते हैं, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको जैसा भी वीडियो लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।